आइए नजर डालते हैं भारत की प्रोबेबल 11 पर जो कि वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है। और एक बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज वो ये कि हर एक खिलाड़ी 11 खिलाड़ी भारत के लिए खेलने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि हर एक के ऊपर एक एडेड प्रेशर इंडिविजुअल लेवल पर। और बात करते हैं कि क्या होगा वो प्रेशर और किस तरीके से ये टीम का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। टॉप पर हमें नजर आएंगे शुभमन गिल और रोहित ओपनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पर। शुभमन गिल जो कि पिछले कुछ टाइम से भारत के लिए एक बहुत ही बेहतर बल्लेबाज बन के बाहर आए हैं ओडीआई में। स्पेशली T20 में तो वो अच्छा खेलते ही हैं, लेकिन ओडीआई में भी नंबर 3 पर हैं इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में। लेकिन जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे पहले मैच में एशिया कप में, वहां पर थोड़ा सा ये नजर आया कि कॉन्फिडेंस की कमी है और बड़े मैचेस में इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए अभी वो काफी नए हैं। उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा अपनी जगह बचाने का, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी काफी ज्यादा सुनने में आ रही है कि भारत को टॉप पर एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की जरूरत है रोहित के साथ, जैसे कि पहले शिखर धवन हुआ करते थे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भारत के लिए हमेशा से वर्क किया है, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स। वहां पर अगर गिल अच्छा नहीं करते हैं एशिया कप में, तो हम देख सकते हैं कि ईशान किशन वहां अपनी जगह बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रोहित शर्मा पर। रोहित शर्मा के लिए शायद ये आखिरी विश्व कप होगा, क्योंकि इस समय वो 36 वर्ष के हो चुके हैं। अगले विश्व कप तक 40 के हो जाएंगे। फिटनेस के मामले में वो उनकी गिनती जो है वो बहुत ज्यादा फिट खिलाड़ियों में होती नहीं है। इंजरीज से वो जूझते रहे हैं अपने पूरे करियर के दौरान। कंसिस्टेंसी भी थोड़ी नदारद दिखी है उनकी बल्लेबाजी में पिछले कुछ समय से, क्योंकि कैप्टेंसी मिलने के बाद उनकी बल्लेबाजी के ऊपर स्पष्ट रूप से उसका दबाव देखा गया है। आखिरी विश्व कप उनके लिए भारत में होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उनके लिए यहाँ पर एक हाई नोट पर अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव को एंड करना। अगर वो अच्छा नहीं कर पाते हैं इस विश्व कप में, तो बिल्कुल बहुत ही क्लियर है कि कैप्टेंसी तो उनके हाथ से जाएगी ही जाएगी, पर उनका टीम में जो जगह है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। विराट कोहली पर आते हैं। नंबर 3 पर भारत के लिए बल्लेबाजी करने आएंगे, और विराट कोहली पर मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो प्रेशर उन पर रहा है वो उसी लेवल पर रहने वाला है। वो इनके आदी हो चुके हैं, प्रेशर को झेलने के उनको आदत हो चुकी है, जैसे पहले सचिन के ऊपर होता था। लेकिन उनके लिए भी ये विश्व कप बहुत ज्यादा मायने रखता है। आखिरी विश्व कप होने जा रहा है शायद उनके कैरियर का। अगले विश्व कप तक वो भी 38-39 वर्षों की आयु तक हो जाएंगे, और फिटनेस के तौर पर तो वो बिल्कुल तैयार है अगले 5-6 सालों तक भी क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट गेम बदल रहा है और कोहली जिस तरीके से खेलते हैं, शायद ये मुमकिन न हो कि वो अगले विश्व कप में हमें नजर आए। तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो इस विश्व कप में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। किसी से भी अगर आप पूछेंगे इंडिया में कि आपको विश्व कप कौन जिता सकता है, आपको केवल 2 खिलाड़ियों के नाम सुनाई देंगे, वो है रोहित शर्मा और कोहली। और रोहित शर्मा भी इसलिए क्योंकि वो कैप्टन है। उनकी कैप्टनसी एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी भारत को इस विश्व कप में जीत दिलाने के लिए। बैटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कोहली इज द बैकबोन ऑफ इंडियन क्रिकेट लाइनअप, बैटिंग लाइनअप। सो वो एक प्रेशर हमेशा रहेगा, रहा है और इस समय भी रहेगा। नंबर 4 पर आते हैं श्रेयस अय्यर। इस समय भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहे हैं और फिट होकर वापस आए हैं। कुछ समय इंजरी की वजह से बाहर थे, लेकिन अब फिट दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने काफी आक्रामक शुरुआत की थी, लेकिन जल्दी आउट हो गए। और बाय नेचर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन विकेट के बीच में बने रहने की कला भी उनमें है। पिछले साल उन्होंने काफी रन बनाए भारत के लिए ओडीआई क्रिकेट में, और एक तरीके से उनका कंपटीशन इस जगह पर सूर्य कुमार यादव के साथ में है। सूर्य कुमार यादव को काफी मौके मिले हैं पिछले कुछ समय में ओडीआई में, लेकिन वो उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए जैसा कि उन्होंने T20 क्रिकेट में किया है। तो इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि एक तो अपनी जगह बचाना, और दूसरा मिडिल ऑर्डर नंबर 4 के बल्लेबाज के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस, जहां पे अगर ऊपर से कुछ 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी होती है। तो इन दोनों खिलाड़ियों के पास में वो सक्षमता तो है, और बड़े शॉट्स खेलने की सक्षमता है, क्रीज पर टिकने की भी एबिलिटी है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या ये
मुश्किल परिस्थितियों में भारत को निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम देखते थे युवराज सिंह, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, जब इस तरह के बल्लेबाज खेला करते थे कुछ वर्ष पहले, तो मध्य क्रम को वो आगे लेके जाते थे। स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ बड़े स्ट्रोक्स खेलना, समय समय पर कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए क्या ये खिलाड़ी तैयार हैं, ये एक देखने वाली बात हुई। नंबर 5 पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है और एक बहुत बड़ी डिबेट भी चल रही है कि केएल राहुल, जो कि इंजरी से वापस लौट रहे हैं, उनको फास्ट ट्रैक करके शामिल कर लिया गया है भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में और इवन एशिया कप में भी बाकी के मैचेस के लिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईपीएल के बाद से केएल राहुल गायब थे। उनकी इंजरी लंबी चली और इस तरीके की इंजरी से जब एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर कोई प्लेयर वापस आता है, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसको कुछ समय मिलना चाहिए, कुछ गेम टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी फिटनेस को प्रूव कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि केएल राहुल जब भी टीम में होते हैं या बाहर जाते हैं तो वो काफ़ी आसानी से टीम में वापस अपनी जगह बना लेते हैं। टीम के जो कोच हैं, कैप्टन हैं, टीम मैनेजमेंट है, उनको भी इस बात के लिए बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या दूसरे खिलाड़ी इस लायक नहीं है कि वो केएल राहुल की एब्सेंस में अपनी जगह बना सके। ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है क्योंकि इस नंबर पे हमें जो दूसरा खिलाड़ी दिखाई देता है वो ईशान किशन, और ईशान किशन एक विकेट कीपर के तौर पर अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बेहतर है केएल राहुल से। वो सीजन्ड विकेट कीपर है, प्रॉपर विकेट कीपर है, एक लेफ्ट हैंड अटैकिंग बैट्समैन है जो कि मिडिल ऑर्डर में भारत के लिए एक अच्छा वेरिएशन लेके आते हैं। और उन्होंने भी अभी तक जितनी क्रिकेट खेली है ओडीआई में उन्होंने इम्प्रेस किया है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या उसके पहले भी जब उन्होंने दोहरा शतक जमाया था तो काफ़ी इम्प्रेसिव बल्लेबाजी उनकी रही है। लेकिन अगर केएल राहुल को टीम में डाला गया है लास्ट मोमेंट पर तो वर्ल्ड कप में वही खेलेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं खेलते हैं तो ये एक और भी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा टीम मैनेजमेंट के लिए। नंबर 6 पर हमें नजर आते हैं हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते इन पोजीशंस पे, क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहे हैं। एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन नजर आता है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दोनों देते हैं, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, तो तीनों ही लेवल पर ये जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के लिए। इस नंबर पर मुझे लगता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर टीम्स। नंबर 8 पर आते हैं, जो सिलेक्शन हुए हैं टीम इंडिया के स्क्वाड में उसमें नंबर 8 पर 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं, शार्दुल ठाकुर या फिर अक्षर पटेल। लेकिन अक्षर पटेल की अगर हम बात करें तो उनका खेलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इनकी जो स्किल सेट है वो पूरी तरह मैच करती है रविंद्र जडेजा के साथ में। और इनके सिलेक्शन होने पर भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे कि एक ही तरीके के स्किल सेट वाले 2 खिलाड़ियों को क्यों शामिल किया जा रहा है। लेकिन एक रीजन इसका ये हो सकता है कि अक्षर की रिसेंट परफॉर्मेंसेस जो कि समय के साथ में काफी बेहतर हुई है, अच्छे फील्डर हैं, फिट नजर आते हैं, और अगर जडेजा इंजर्ड होते हैं या फिर उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता है तो उनकी जगह पर अक्षर को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे खिलाड़ी जो 8वें नंबर पर नजर आते हैं भारत के लिए वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम हमें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं सुनाई देता है, लेकिन वो भारत के लिए एक इफेक्टिव लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर की तरह इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और काफ़ी हद तक उस भूमिका को निभाने में वो सफल भी रहे हैं। खासकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज हमने जीती थी उसमें शार्दुल ठाकुर की जो बल्लेबाजी थी उसके बाद में उनका कद एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर काफ़ी बढ़ गया था और उसी की उम्मीद भारतीय टीम को उनसे है इस वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि भारत 7 नंबर तक बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पर इस स्क्वाड में और नंबर 8 पर उन्हें एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सके, समय आने पर वहाँ पर टिक कर खड़ा रह सके या फिर अंतिम ओवरों में बड़े शॉट्स भी खेल सके ताकि आपका स्कोर जो है वो और भी बड़ा बन जाए। तो शार्दुल ठाकुर को इस पोजीशन में भारतीय टीम देख रही है। गेंदबाजी की अगर हम बात करें उनकी तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनकी गेंदबाजी में नज़र नहीं आता है और अगर एकदम फ्लैट ट्रैक है तो ये भारत के लिए परेशानी बन सकते हैं क्योंकि उनकी गेंदबाजी पर काफ़ी एक्सपेंसिव भी वो साबित हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट पिच में नज़र आता है वहाँ पर इनकी गेंदबाजी में हमें मदद नज़र आती है और हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पर बाकी गेंदबाज सफल नहीं होते हैं विकेट निकालने के लिए वहाँ पर शार्दुल ठाकुर कुछ ना कुछ एक
नया करके विकेट ला कर देते हैं, चाहे वो लेग कटर की बात हो या फिर स्लोअर बाउंसर की बात हो या फिर पेस में डिसीव करते हैं बल्लेबाज को। तो वहाँ पर काफ़ी एक कॉम्पिटिटिव बॉलर उनके अंदर नजर आता है। तो शायद वो भारत की पहली चॉइस होंगे नंबर 8 पर खेलने के लिए, क्योंकि फिर भारत के पास में काफ़ी अच्छे 3 या 4 पेस विकल्प भी बन जाते हैं। नंबर 9 पर बात करते हैं कुलदीप यादव की। निश्चित रूप से इस नंबर पर वो नजर आएंगे भारत के लिए, और स्पिन डिपार्टमेंट में सारा दारोमदार इनके ऊपर होगा। ये भारत के फ्रंट लाइन लेग स्पिनर होंगे। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर काफी कम दिखे जाते हैं इस समय विश्व क्रिकेट में, और इस हिसाब से भारत के पास में एक काफी अच्छा अवसर है कि वो अपोजिशन बैट्समैन को परेशान करे। इनकी बैटिंग इतनी इंप्रूव नहीं हुई जितनी की उम्मीद की जा रही थी, और एक वजह ये भी है इनका टीम में होना कि एक फिर से थोड़ा सा बैटिंग का ऑप्शन देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। अभी भी ये काफ़ी अनकंफर्टेबल लगते हैं, स्पेशली अगेंस्ट पेस अगर इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो। लेकिन बल्लेबाजी से भारत को इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होगी। सारी जो उम्मीदें हैं इनकी गेंदबाजी के ऊपर है, और पिछले 1 या 2 सालों में इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है अपनी गेंदबाजी को भी। उसके पहले ये IPL में भी टीम्स में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे और काफ़ी मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन पिछले 2 सालों में इनकी गेंदबाजी में और भी वेरिएशंस ऐड हुए हैं अच्छी पेस के साथ में, और अपने फ्लाइट को भी इन्होंने वेरी किया हुआ है। नंबर 10 की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं 1 साल बाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिल्कुल भी आसान नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर टू मेक अ कमबैक आफ्टर 1 ईयर। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेली इन्होंने, वहां पर कुछ गेम टाइम इन्हें मिला, कुछ ओवर्स गेंदबाजी करने के लिए मिले, और वहां पर हमें ये नजर आया कि पुराने बुमराह जो है वो वापस आ रहे हैं, उनकी झलक दिखाई दी। पेस 140 के आसपास की पेस ये वहां पर भी मेंटेन कर रहे थे, और जैसे जैसे ये और क्रिकेट खेलेंगे उनका पेस और भी ऊपर जाते हमें नजर आएगा। और जो उनकी कोर स्किल है कि राइट हैंड बैट्समैन के लिए काफी तेजी से गेंद उनकी जिप होकर अंदर की तरफ आती है और परेशान करती है, और लेफ्ट हैंडर्स के लिए बाहर की ओर निकलती है, वो हमें वापस नजर आएगी ये उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो टो क्रशिंग यॉर्कर्स है वो भी देखे हुए काफी अभी अरसा हो गया है। हमने आयरलैंड में कुछ गेंदें इनकी देखी थी जो कि परफेक्ट यॉर्कर्स थी, और अगर उसी तरीके के प्रदर्शन को ये दोहरा पाते हैं वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है कि दूसरे बल्लेबाज जो कि शायद थोड़ा भूल गए हैं कि बुमराह भी एक गेंदबाज हुआ करते थे भारत के पास में, उन्हें वापस से वो याद आएगा, और फिर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत के पास में भी रहेगा कि वी हैव बुमराह नाउ एंड ही इज रेडी टू ट्रबल द बैट्समैन। नंबर 11 पर भारत के पास फिर से एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, जो कि शामी और सिराज। इन दोनों में से कोई एक ही शायद खेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके की टीम कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 आउट एंड आउट पेसर्स खिलाना भारत के लिए मुश्किल है। उसका मतलब ये होगा कि हम एक स्पिनर या तो कम करेंगे टीम कॉम्बिनेशन से, या फिर शार्दुल और अक्षर का जो कॉम्बिनेशन है वो कम करना पड़ेगा, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में या कुछ स्पेसिफिक टीम के अगेंस्ट तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ भी भारत उतर सकता है, बट उसका मतलब ये होगा कि हम अपने बैटिंग लाइनअप में एक बैट्समैन वहां से कम कर रहे होंगे। उसकी उम्मीद कम दिखाई देती है, लेकिन दोनों ही केपेबल गेंदबाज हैं। अनुभव की बात करें तो शामी के पास में वर्ल्ड कप में खेलने का अनुभव है। 2015 वर्ल्ड कप भी वो खेले थे, 2019 का भी खेले थे, उसके बाद के वर्ल्ड कप में भी दिखाई दिए थे, तो शायद उन्हें तरजीह मिल सकती है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से भारत के लिए गेंदबाजी की है, जिस एग्रेशन के साथ में वो गेंदबाजी करते हैं, विकेट्स निकालने में हमेशा सफल रहते हैं इनिशियल ओवर्स में, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ में भारतीय टीम उतरती है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी भारत के पास में है इस वर्ल्ड कप में कि वो अपना टीम कॉम्बिनेशन सेटल करे, आपस में जेल होकर खेले, और अगर ये वर्ल्ड कप भारत जीतता है तो मुझे लगता है कि ये टीम काफी समय तक साथ में खेलेगी और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी जीतेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।